बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ आम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि एतवार वाले दिन, ये जो एतवार अब आ रही है 29 को, एतवार वाले दिन मियाँ वाली में जलसा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जुमे को पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। एहतजाजी मुजाहरे होंगे जिनके अंदर अदलिया के साथ यकजहती होगी। इमरान खान साहब की आजादी के लिए तहरीक चल रही है, अदलिया की आजादी और बहाली के लिए तहरीक चल रही है। जो कुछ भी अदलिया के साथ हो रहा है या ये हुकूमत कर रही है, 6 जजेस ने खत लिखकर बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, और जजेस अपनी स्पेस को रीगेन करना चाहते हैं। जो हालात उनके साथ पैदा होते हैं वो भी आपके सामने है, और जिस तरह एक आईनी तरमीम के जरिए से पाकिस्तान की जुडिशरी को बलडोज करने की कोशिश की गई वो भी आपके सामने है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसके अंदर जिस तरीके से उसको यरगमाल बनाया गया, यानी उसका एक उसूल था कि 3 सीनियर 3 जजेस होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, एक दूसरे नंबर वाले यानी मंसूर अली शाह साहब, एक तीसरे नंबर वाले यानी मुनीब अख्तर साहब। बहाना यह लगाया हुकूमत ने कि जनाब कोई एक जज अगर मुयस्सर ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो काजी फायद ईसा साहब जो है उनको इख्तियार दे दिया गया कि आप और मंसूर अली शाह साहब तो होंगे, तो तीसरा जज अगर मुयस्सर ना हो तो आप अपनी मर्जी से जज ले सकते हैं। तो काजी साहब को तीसरा जज मंसूर अली शाह साहब के बाद तीसरा जज उन्हें मुनीब अख्तर साहब को ही रखना चाहिए था, लेकिन काजी साहब ने फौरी तौर पे अपनी मर्जी के एक जज साहब, और ये वो जज साहब है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले में तफसीली फैसला आने से पहले इन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिख दिया था, और काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने उनको लागी कमेटी का हिस्सा बना दिया। अब काजी फायद ईसा साहब की यहां पे ग्रिप है। अब मंसूर अली शाह साहब कोई भी इख्तलाफ करें कोई फायदा नहीं है, अपनी मर्जी का बेंच काजी फायद ईसा साहब बना सकते हैं, चीजें उनके कंट्रोल में। यानी आप ऐसे समझ लें कि काजी फायद ईसा साहब चाहे अकेले भी होते तो जो मर्जी कर देते। अब ये 3 लोग हैं तब भी काजी साहब जो मर्जी कर लेंगे, क्योंकि 2 का वोट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां पे जो है वो सीनियर 3 वकला, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार है, जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल है, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान भर से वकला इसके बारे में कह रहे हैं। वकला के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मुमकिन है कि जुमेरात के जुमे को मैंने आपको पहले भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में वकला का इकट्ठ दोबारा हो जाए, और अब खबर ये आ रही है कि वकला शायद कोई डेडलाइन देने वाले हैं हुकूमत को कि जनाब इस तारीख तक हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, इस तारीख तक आपके पास मौका है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दें। काजी फायद ईसा साहब की तकर्री का नोटिफिकेशन हुकूमत ने 3 साढ़े 3 माह पहले ही जारी कर दिया था। जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो काजी साहब ने बाद में चीफ जस्टिस बनना था, तो हुकूमत ने उनका चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन उनको बाअसर बनाने के लिए बहुत पहले जारी कर दिया था, और वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसकी बुनियाद पर तो अब तक हो जाना चाहिए था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी, लेकिन हुकूमत कर नहीं गई। हुकूमत को खतरा इस बात का है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो केसेस खुल जाए जो अभी तक नहीं खुल रहे, वो हल्के खुल जाए जो अभी तक नहीं खुल रहे, जहां जहां पे धांधली हुई है वो मामला ट्रिब्यूनल्स के अंदर खुल जाए जो अभी तक नहीं खुल रहे। अगर ये सारे मामला खुल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा वादे और साफ एक ही मतलब है कि ये हुकूमत की सीटें गिरना शुरू हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी। एक एक दिन में आपको खबर मिलेगी 2 सीटें गई, 3 सीटें गई, 1 सीट और गई, 3 वहां से गई, 4 वहां से गई, इनकी सीटें ऐसे उड़ेंगी। ये हुकूमत अभी तो 2 तिहाई के चक्रों में है ना, इनकी सादा अक्सरियत नहीं बचेगी, और जब इनकी सादा अक्सरियत नहीं बचेगी तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान या तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा, या तो पाकिस्तान दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा। इतने मुतनाज़ इलेक्शन के बाद मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं ये देख लें आप। मौलाना साहब कहते हैं यार हमने तो थोड़ा बहुत मुसव्वदा पढ़ा, और मुसव्वदा पढ़ने के बाद समझ आई कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है, तो इस बुनियाद पे हमने इनकार कर दिया हुकूमत को, जनाब आपने जो मुसव्वदा लिखा है वो गलत है। लेकिन फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि जब मैं पब्लिक में जाता हूं तो लोग मुसव्वदा पढ़े बगैर ही इनकार कर रहे हैं। वो क्यों इनकार कर रहे हैं? वो इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन हुए ही, वो इस इलेक्शन को ही नहीं मानते। ये एस्टैब्लिशमेंट की असेंबली है, ये फजल रहमान साहब ने कहा। मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, अवाम की नुमाइंदगी ही नहीं है, अवाम इस मुल्क में होने वाले इलेक्शंस को मानते ही नहीं है, असेंबली को नहीं मानते, तो इसके साथ कानून साजी कैसे हो सकती है? तो फजल रहमान साहब ने तो लगता है अपनी कश्तियां जला दी। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीबन अपनी कश्तियां जला दी हैं, और उनके कश्तियां जलाने के बाद उनका तो वापस आना मुश्किल लगता है। लेकिन 2 बंदे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में ऐसे हैं जो
फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, यानी वो मौलाना साहब की मर्जी के बगैर कौमी असम्बली में जाके वोट डाल सकते हैं। इसी तरह 2 सेनेटर भी मौलाना साहब की पार्टी में ऐसे हैं जो मौलाना साहब की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरी तरफ वोट डाल सकते हैं। तो सेनेट में अगर हुकूमत सारे बंदों को भी अपने साथ मिला लेती है तो हुकूमत 62-63 पे पहुंच जाएगी, यानी कुछ ना कुछ करके सेनेट में हुकूमत अपनी मेजॉरिटी हासिल कर सकती है। वो कैसे? 58 उनके पास हो जाते हैं एएनपी को मिलाकर। 2 अगर वो अख्तर मेंगल साहब के 2 बंदे साथ मिला लेते हैं तो उनके पास 60 हो जाते हैं। 1 उनके पास अगर कामिल अली आगा मिल जाते हैं तो 61 हो जाते हैं। और 2 अगर वो फजलुर रहमान साहब के बंदे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो 63 हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए उनको एक काम करना पड़ेगा और एक वारदात होने वाली है। आप अगर इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं या आप खुद जाकर देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले जितने एरियाज हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी को इंतहाई टाइट कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और इसके अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहता यह निजाम। डेवलपमेंट क्या होने जा रही है, उसमें रुकावट किस तरह की आ सकती है, ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया हुआ था 63A के मुतालिक कि अगर कोई भी रुकन असेंबली अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट डालेगा तो ना ही वोट काउंट होगा बल्कि उसकी रुकनीयत भी खत्म हो जाएगी, वो डी-सीट हो जाएगा, उसको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। यह फैसला दिया था 2022 में। अब मामला यह है कि इस फैसले के अंदर एक तब्दीली करवाना चाह रही है हुकूमत। इसके अंदर अपील करके रखी हुई है और वो अपील अब लगाई जा सकती है क्योंकि एक नई कमेटी बन गई है जिसमें जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को, मुनीब अख्तर साहब को निकालने के बाद एक हम ख्याल जज मुयस्सर आ गए हैं। तो ये कमेटी जो है वो एक नया बेंच तश्कील दे सकती है, जो बेंच ये फैसला देगा कि 63A के मुताबिक वोट काउंट हो जाएगा, वोट गिना जाएगा, बंदा डिस्क्वालीफाई होकर दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाए। ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई? तो अगर यह काम हो जाता है और वकला सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज करने नहीं पहुंचते, वकला हड़ताल नहीं करते और अगर अदलिया ये करने में कामयाब हो जाती है तो फिर हुकूमत के पास एक ऑप्शन और आ जाएगा। हुकूमत जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को खरीद के उससे वोट दिलवा लेगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे भी वोट डाल सकते हैं, यानी फजलुर रहमान साहब की पार्टी के जितने मर्जी बंदे तोड़वा के वोट डाल लें। जब वो वोट डालेंगे उनका वोट काउंट हो जाएगा, हुकूमत की 2/3 पूरी हो जाएगी और ये जो बंदे डी-सीट होंगे इनको दोबारा इलेक्शन लड़वा के फॉर्म 47 के ऊपर दोबारा असेंबली में भी पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह इनका कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। यह है एक साजिश जिसकी तैयारी की जा रही है। अब इसमें अगर बचना है तो एक ही तरीका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन बंदों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शक है या जिनके ऊपर उनको जरा सा भी शक है, ज्यादातर बंदे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि वो पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, वो इमरान खान के साथ गद्दारी या वफादारी नहीं करेंगे। 80% बंदे, बल्कि इससे ज्यादा बंदों के ऊपर उनको पूरा यकीन है। सिर्फ 12 बंदों के ऊपर उनको ज्यादा शक है और 15-16 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर कम शक है। तो टोटल मिला के ये 15-16 बंदे ही हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या उनकी क़यादत को शक है कि कहीं ये कंप्रोमाइज ना हो जाएं या इनके ऊपर ज्यादा दबाव डाल के या इनको अगवा करके या इनके घर वालों को अगवा करके या इन्हें मजबूर करके इनसे वोट ना ले लिया जाए। अब इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रेटेजी बना रही है कि इन बंदों का क्या करना है और इन बंदों का क्या करना है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी अहम मीटिंग करने वाली है क्योंकि अगर तो ये 63A के मामले में अगर हुकूमत अपनी मर्जी का फैसला ले लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हम ख्याल बेंच बनवा कर, तो फिर आप याद रखिएगा मेरी ये बात कि फिर फौरी तौर पे दोबारा आईनी तरमीम पेश की जाएगी और उस आईनी तरमीम में वोट भी ड्रामाई अंदाज में पूरे हो जाएंगे और फिर कादी फायद ईसा साहब जो चाहते हैं या हुकूमत जो चाहती है कादी फायद ईसा साहब के बारे में वो भी हो जाएगा। अब इस पे तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, कुछ चीजें मुझे पता भी हैं लेकिन आपको मैं बाद में बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तो ऐलान कर दिया, दूसरा उन्होंने कहा जी कि अदलिया निशानदेही करे और बताए कि आपके ऊपर दबाव कौन डालता है। पूरी कौम आपका साथ देगी, गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 47 की हुकूमत और उसके किसी गैर आईनी तरमीम को नहीं मानते और ना ही गैर आईनी तरमीम वाली अदालत को मानते हैं। इमरान खान की रिहाई तब होगी जब यह अदलिया आजाद होगी और अदलिया की आजादी के लिए वो कह रहे हैं जी हम तहरीक चला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने और भी बहुत सारी बातें की लेकिन यहां पे एक नया प्रोपेगेंडा जो इमरान खान साहब के खिलाफ किया जा रहा है। 2 कार्ड दोबारा इस्तेमाल किए इस हुकूमत ने। एक कार्ड इस्तेमाल किया इन्होंने मजहब का और दोबारा से कुछ टॉक शोज के अंदर या इधर उधर अब आप आवाजें सुन रहे हैं कि मजहब कार्ड इमरान खान के खिलाफ दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है।
और दूसरा इसराइल के साथ इमरान खान को जोड़ा जा रहा है। जैसे इसराइल के साथ इमरान खान को जोड़ने की कोशिश की गई एक आर्टिकल का हवाला देकर, और उस आर्टिकल में कहीं किसी ने यह नहीं कहा कि इमरान खान इसराइल का हमायती है, या इमरान खान इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, या इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने के लिए रास्ता बना रहा है। इस आर्टिकल को किसी ने भी अगर पढ़ा है, यानी अव्वल तो ये पढ़ते ही नहीं है, लोग बगैर पढ़े ही नारे लगाते हैं। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, 2 दफा पढ़ा। मैंने कहा मैं देखूं इसमें कहां लिखा हुआ कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और इमरान खान की पार्टी ने उस वक्त से लेकर अब तक मेरे ख्याल में दर्जनों इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स और उनके ट्वीट्स ये निकालकर उन्होंने वायरल कर दिए सोशल मीडिया पे, जो इमरान खान साहब ने इसराइली पॉलिसियों और उनके जुल्म के खिलाफ बार बार आवाज उठाई हुई है। तो ये तो जनाब बड़ा क्लियरली मैं आपको बता देता हूं। एक और चीज आपको आज मैं बताता हूं, इमरान खान साहब के ऊपर एक्चुअली दबाव कब आया था कि आपने इसराइल को तस्लीम करना है या इसराइल के लिए हालात को नॉर्मलाइज करना है। 2 दबाव थे इमरान खान के ऊपर। एक तो मोदी के साथ बातचीत करने का, उसको पाकिस्तान में दावत देने का, तो इमरान खान साहब ने वो कैटेगोरिकली इनकार किया कि जी मैं नहीं करूंगा और ना मैं ये करना चाहता हूं। दूसरा, इसराइल के साथ चीजें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, कुछ ताल्लुकात बनने चाहिए, बैकडोर चैनल ही बन जाए, ये जो है मुतालबा इमरान खान साहब से किया जाता था। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो मौकिफ लिया था, ये मैं आपको बताऊं, 15 सितंबर 2020 को यूएई ने और बहरीन ने, इन 2 मुल्कों ने 15 सितंबर 2020 को इसराइल को तस्लीम कर लिया था, हालात को नॉर्मलाइज कर लिया था उनके साथ। इसको डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया था अमेरिका की जानिब से। उस दौर में इमरान खान साहब के ऊपर बहुत दबाव डाला गया था। इवन दोस्त मुसलमान मुल्क हैं, वहां से भी दबाव आ रहा था कि आप भी इसराइल के साथ हालात को नॉर्मलाइज करें। उस वक्त जनरल बाजवा सहाफियों को बुलाकर इसी चीज की तरगीब देते थे, और पाकिस्तान की उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब पे दबाव डाल रही थी। अब मैं बताता हूं, मैंने इमरान खान साहब से उसी साल में यह क्वेश्चन पूछा था, और मैंने उनसे इंटरव्यू करते हुए यह बात पूछी, और इंटरव्यू के बाद मैंने दोबारा उनके साथ बैठकर एक कमरे में यह बात पूछी। मैंने कहा खान साहब मुझे बताएं कि आपके ऊपर क्या दबाव है। तो उन्होंने बड़ी बेजारी का इजहार किया। उन्होंने कहा यार ये बुज़दिल है, ऐसे करके उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था। और मैंने कहा क्या हो गया, मुझे बताएं एक्चुअली क्या चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त मुझे बताया था कि वाकई हमारे ऊपर दबाव है, लेकिन मैं किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। तो मैंने वहां पे एक लुकमा दिया, मैंने कहा खान साहब इसमें पब्लिक प्रेशर का आपको, उन्होंने कहा यार पब्लिक का प्रेशर तो तब है जब मैं मानूंगा। भाई मेरा अपना ज़मीर नहीं मानता, मैं खुद कभी ये करना ही नहीं चाहता, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो एक्चुअली इमरान खान साहब ये कहते थे। तो वो इसके मामले में बहुत क्लियर थे। अगर आपको कोई भी ये कहे कि इमरान खान किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम करने वाले थे या कश्मीर के ऊपर सौदा करने वाले थे, तो ये जिसको कहेंगे ना सेंचुरी का झूठ होगा, बेहतरीन किस्म का ये झूठ होगा। क्योंकि इन 2 चीजों की इमरान खान ने कीमत चुकाई है, और पाकिस्तान में बेशुमार लोग इसके गवाह हैं। और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई, उसके ऊपर अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, एक और खबर अमेरिका से है। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका तशरीफ ले गए। वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करना है, और उधर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने कमर कस ली है। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी पहले ही बहुत परेशान है पाकिस्तान के हालात से, जो फस्तायत है यहाँ पे, जो जबर है, जो जुल्म है। जो लोग पाकिस्तान ट्रैवल करके आते हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर परेशान किया जाता है, जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी फैमिलीज को यहाँ पे हरासा किया जाता है, लोग सोशल मीडिया पे अपनी ओपिनियन भी नहीं दे सकते, तो इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने जाएंगे, तो इस मौका पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत ने जो मैंडेट चोरी किया, जो जबर, जो फस्तायत, जो जुल्म उन्होंने रवा रखा पाकिस्तानियों के साथ, और जो इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है गैर कानूनी और गैर इंसानी, उसके ऊपर वो वहां पे इस मौके के ऊपर भरपूर एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, एक और चीज मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था कि बहुत मुमकिन है कि एक मिनी बजट आ जाए। अब हुकूमत भी उसके इशारे देना शुरू हो गई है, और उसकी वजह आपको मैंने पहले बताई थी कि ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के अंदर बदतरीन महंगाई करने के बावजूद, पाकिस्तान के अंदर अवाम दुश्मन पॉलिसीज जो है मईशत की वो लागू करने के बावजूद, बदतरीन टैक्सेस लगाने के बावजूद, पेट्रोल को, घी को, सब्जियों को, दालों को, चावल को, हर चीज को महंगा करने के बावजूद, आम आदमी की जिंदगी को अजीरन करने के बावजूद, यह हुकूमत पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई। क्योंकि पाकिस्तान में कारोबार ही ठप है, कोई काम करना ही नहीं चाहता, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, और SIFC नाम का एक इदारा बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी 50 साल की नीचे तरीन सतह पे चली गई है, महंगाई 50 साल की ऊपर तरीन सतह पे आ गई है। तो इन बदतरीन हालात के अंदर IMF के टारगेट्स पूरे ना करने की वजह से दोबारा से
क्योंकि ये मैंने आपको कहा था, एक सेमाई जब गुजरेगी तो हालात बिगड़ जाएंगे और आईएमएफ आपके साथ निगोशिएशंस दोबारा करेगा और दोबारा आपको एक और बजट लाने के लिए कहेगा, ज्यादा मुश्किल शराइत रखेगा, आम आदमी के कंधों पे ज्यादा बोझ डाला जाएगा, तनख्वाहदार तबके को पीसा जाएगा। तो ये एक बुरी खबर है कि हुकूमत ने अब इशारे देना शुरू कर दिए हैं कि जनाब हमें दोबारा से एक मिनी बजट की तरफ जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे टारगेट्स अभी तक पूरे नहीं हो रहे। अब मेरी दुआ है कि कुछ ना कुछ करके कोई मिरेकल हो जाए, कुछ हो जाए, हुकूमत किसी तरह ये टारगेट्स पूरे कर ले और पाकिस्तान मिनी बजट की तकलीफ से बच जाए। अभी जो बजट है उसने अवाम की कमर तोड़ी है, अगर ये एक और मिनी बजट लेकर आते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा इसका भी पाकिस्तानियों को अंदाजा भी नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।